तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, ग्रेट एल्डर जो होता है वो अपने हाथ में उस स्क्रॉल को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि ये बॉम्ब स्क्रॉल जो था वो सेक्ट मास्टर ने दिया था, तो क्या इसके पीछे भी कोई रीज़न है। और इतना सोचकर अब ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो चूरैन के फादर को वो स्क्रॉल देते हुए उससे बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर जो हमारे सेक्ट लीडर थे उन्होंने यहाँ पर ये स्क्रॉल जो था वो आपको देने के लिए बोला था। जो उनका चूरैन का फादर जो होता है वो भी उस स्क्रॉल को लेकर पढ़ने लगता है और उसे लेने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो वो चैन था उसने मुझे ये चीज़ तुम्हें देने के लिए बोली थी। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, हमारे सेक्ट मास्टर ने ये चीज़ जो है वो आपके लिए ही भेजी है, क्या हुआ, क्या इसके अंदर कोई गड़बड़ है। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अब जो चूरैन होती है वो भी अपने फादर से बोलती है कि फादर इस स्क्रॉल के अंदर क्या लिखा हुआ है। जो उनका चूरैन का फादर जो होता है वो चूरैन को बताता है कि ये बॉम्ब स्क्रॉल कोई मामूली स्क्रॉल नहीं है, बल्कि इसके अंदर फाउंडेशन कल्टीवेशन टेक्निक लिखी हुई है जिसकी मदद से हम किंग टावर रियलम के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या इसकी मदद से यहाँ पर किंग रियलम पर ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। और इतना बोलते के साथ ही अब चूरैन जो होती है वो ग्रेट एल्डर के पास में आते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही ग्रेट कल्टीवेशन टेक्निक है, आखिर लो चैन जो था उसे इतनी ग्रेट टेक्निक कहाँ से मिल गई। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर हकीकत जो है उसके ऊपर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हकीकत ये है कि जो सेक्ट मास्टर थे उन्होंने खुद ये इसके लिख के दी है। और इतना बोलकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो खुद शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि जो सेक्ट लीडर थे उन्होंने यहाँ पर बैठे बैठे हुए जो किंग रियलम कल्टीवेशन की टेक्निक थी उसे लिख दिया, जबकि हमारे सेक्ट के अंदर तो एक भी इस प्रकार की टेक्निक मौजूद नहीं है। और किंग रियलम की तो बहुत ही दूर बात है, हमारे सेक्ट के अंदर तो यहाँ पर ओवरलॉर्ड रियलम की कल्टीवेशन की टेक्निक भी मौजूद नहीं है, जो कि किंग रियलम से एक रियलम नीचे होता है। और यही कारण है कि जो हमारा लिंक जो इस सेक्ट था वो टाइम के साथ में यहाँ पर इतना कमज़ोर जो है वो होता चला गया, क्योंकि हमारे सेक्ट के अंदर इस टाइम पर एक भी ओवरलोड रियलम का मास्टर नहीं है, क्योंकि हमारे पास में कोई ओवरलोड रियलम पर ब्रेक थ्रू करने की टेक्निक ही नहीं है। और ग्रेट एल्डर की अब बातों को सुनने के बाद जो चूरैन होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि ये टेक्निक जो है वो उसने खुद से लिखी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चूरैन का फादर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि जो ये किंग रियलम की कल्टीवेशन की टेक्निक लिखी है वही है, इसकी अगर हैंड राइटिंग की बात की जाए तो इसके अंदर डाउ रिटन फ्लो हो रहा है और कोई ऑर्डिनरी इंसान जो है वो इस तरह से कल्टीवेशन की टेक्निक जो है उसे नहीं लिख सकता। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर जो ये लो चैन है उसका ओरिजिन क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो उसे बोलता है कि सेक्ट लीडर मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या 1 महीने बाद जो डीमन सेक्ट के ऊपर हम अटैक करने वाले हैं उसके अंदर आप हमारा साथ दोगे या नहीं। जो सुनकर चूरैन का फादर जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर जो दोनों डीमन सेक्ट है उनके ऊपर अटैक करना में यहाँ पर ग्रेट रिवर सेक्ट के ऊपर बहुत ही बड़ा रिस्क है और मैं कभी भी इतना बड़ा रिस्क जो है वो लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन चूंकि जो सेक्ट लीडर लो चैन है उसने आज मेरे ग्रेट रिवर सेक्ट को 2 बहुत ही बड़े ग्रेट गिफ्ट जो है वो दिए है, जिससे कि यहाँ पर मेरा जो ग्रेट रिवर सेक्ट है वो फ्यूचर में और भी पावरफुल बन पाएगा। और खुशी की बात यह है कि कुछ टाइम पहले ही हमारे जो एंसेस्टर यंग लोग थे उन्होंने भी यहाँ पर अपना अपीयरेंस दिया था, लेकिन वे दोबारा से सोने के लिए चले गए हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि वे दोबारा कब उठेंगे, लेकिन चलो अब ये खुशी की बात है कि हमने उनके डिसेंडेंट को ढूंढ लिया और कम से कम अब मैं अपना एंसेस्टर जो है उसे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जो है वो दे पाऊँगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इस कल्टीवेशन की टेक्निक की, तो अगर इस कल्टीवेशन टेक्निक की बात की जाए तो सच में ये मेरे ग्रेट रिवर सेक्ट के लिए हेवन की ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि इस टेक्निक की मदद से जो मेरे सेक्ट के मेंबर हैं उनकी यहाँ पर कल्टीवेशन के अंदर जल्दी जल्दी ही ब्रेक थ्रू नहीं हो पाएगी, बल्कि यहाँ पर मेरे सेक्ट की जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो भी हाईवर लेवल पर चली जाएगी। इस तरह की काइंडनेस का सच में मेरा ग्रेट रिवर सेक्ट जो है वो रीपे कभी भी नहीं कर सकता। इसीलिए ग्रेट एल्डर मैं चाहता हूँ कि आप सेक्ट के अंदर जाने के बाद जो सेक्ट लीडर लो चैन है उनसे बता दे कि जब 1 महीने बाद लिंक जोई सेक्ट जो है वो यहाँ पर वॉर करेगा तो जो मेरा ग्रेट रिवर सेक्ट है वो भी आपके साथ में खड़ा रहेगा। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है, तो इसीलिए अब मुझे जाना होगा ताकि मैं सेक्ट लीडर को ये रिपोर्ट जो है वो दे सकूँ। और इतना बोलकर अभी दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो सेक्ट लीडर होता है वो उन्हें रोक देता है। जिसके बाद वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि लॉन्ग चैन तुम हमारे एंसेस्टर यिंग लॉन्ग के डिसेंडेंट हो, तो फिर तुम हमारे ग्रेट रिवर सेक्ट के अंदर ही क्यों नहीं रुक जाते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा घर है।
जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग चैन होता है वो उसे बोलता है कि आपकी इस काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो मैं इस चीज़ को पहले से ही जानता था कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में कभी भी नहीं समझ पाया कि आखिर ये स्पेशल क्या है। लेकिन आप भी इस चीज़ को जानते हो कि मैंने यहाँ पर लिंक जूइस एक्ट के अंदर बहुत ही लंबा टाइम बिताया है और मैं लिंक जूइस एक्ट के अंदर ही बड़ा हुआ हूँ। जिस टाइम पर मैं यंग था मैं उसी टाइम पर अनाथ जो था वो हो गया था, तो इसीलिए मेरा बचपन पूरा जो है वो लिंक जूइस एक्ट के अंदर ही बीता है। और चूंकि अब जो लिंक जूइस एक्ट है वो यहाँ पर डिस्ट्रक्शन को फेस कर रहा है, तो इसीलिए मैं अपने लिंक जूइस एक्ट को नहीं छोड़ सकता। जो सुनने के बाद जो चूरैन का फादर होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि ठीक है, वैसे भी मैं नहीं जानता हूँ कि जो एंसेस्टर यिंग लोंग है वो अगली बार कब जागेगी, तो इसीलिए तब तक के लिए तुम लिंक जूइस एक्ट के अंदर ही रह सकते हो। जो सुनकर अब लॉन्ग चैन और जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो ग्रेट रिवर साइड के अंदर से जाने लगते हैं, जहाँ पर कि चूरैन और उसके फादर उसे देख रहे होते हैं। और अब जो चूरैन होती है वो अपने फादर से बोलती है कि फादर, मुझे लगता है कि आपने अपने डिसीजन को काफ़ी जल्दबाजी में ले लिया, क्योंकि ये मैटर जो है वो कोई छोटा मोटा मैटर नहीं है, बल्कि ये हमारे जो ग्रेट रिवर सेक्ट है उसके सर्वाइवल के ऊपर डिपेंड करता है। जो सुनने के बाद चूरैन का फादर जो होता है वो चूरैन से बोलता है कि सच बताओ, जब से मैंने यहाँ पर लुओ चैन का पेरेंट्स को देखा है तब से मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, जो कि हर बार पावरफुल बनती जा रही है। मुझे लगता है कि जो लुओ चैन है उसके आने के कारण जो लिंग जूइस एक्ट है वो दोबारा से अपनी खोई हुई ग्लोरी जो है उसे वापस पा लेगा, जो कि 10,000 साल पहले लिंग जूइस एक्ट के अंदर एग्जिस्ट किया करती थी। और अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा ग्रेट रिवर्स एक्ट है वो दोबारा से यहाँ पर लिंक जूइस एक्ट जो है उसका सबॉर्डिनेट्स एक्ट जो है वो बन जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो चूरैन होती है वो बोलती है कि क्या सबॉर्डिनेट सेट वो भी लिंक जूइस एक्ट का, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि जो एंसेस्टर यिंग लोंग है वो दोबारा से जाग चुके हैं। मैं मानती हूँ कि अभी वे स्लीप के अंदर है, लेकिन वे कुछ ही टाइम के बाद दोबारा से ज़रूर उठेगी। तो उनके यहाँ पर आने के बाद तो जो हमारा सेक्ट है उसके अंदर एक सुप्रीम आ जाएगा, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें लिंक जूइस एक्ट का सबॉर्डिनेट बनने की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही चूरैन का फादर जो होता है वो चूरैन से बोलता है कि चूरैन, तुम जो सिचुएशन है उसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरह से सोच रही हो। जो हमारे एंसेस्टर यंग लोग थे वो पिछले 10,000 सालों से स्लीप के अंदर थे और अब वे इस बार जागे, वो भी कुछ ही देर के लिए। इसीलिए हम लोग नहीं जानते हैं कि जो एंसेस्टर यंग लोग है उन्हें इस बार उठने में कितना ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा, और पता नहीं कि जो एंसेस्टर यंग लोग है वो हमारी मदद करेगी भी या नहीं। और यहाँ पर दूसरा और जो सबसे ख़ास रीज़न है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि जो एंसेस्टर यंग लोग थे उनके उठने का कारण कोई और नहीं बल्कि लुओ चैन था। क्योंकि खुद ये तुमने भी अपनी आंखों से देखा है कि जो एंसेस्टर थे वो यहाँ पर लुओ चैन के साथ में किस तरह से बिहेव कर रहे थे, तो इसीलिए इस चीज़ को भी कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि उठने के बाद जो एंसेस्टर है वो यहाँ पर हमारा साथ देंगे या फिर लुओ चैन का साथ देंगे। जो सुनकर चूरैन जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं समझ गई, आप कहना चाहते हो कि अब हमारा जो ग्रेट रिवर्स एक्ट है वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, ये उस लुओ चैन नाम के पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। फादर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लिंक जूइस एक्ट के अंदर दोबारा से जाने की परमिशन दें, ताकि मैं लिंक जूइस एक्ट के अंदर थोड़ा टाइम जो है वो बिता सकूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं इस लुओ चैन नाम के पर्सन के बारे में और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसे कलेक्ट कर पाऊँगी। जो सुनते के साथ ही चूरैन का फादर जो होता है वो चूरैन से बोलता है कि ठीक है, तुम जहाँ पर भी जाना चाहती हो तुम जा सकती हो। अगर तुम्हें इस लुओ चैन के ओरिजिन के बारे में भी पता लग जाए तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होगा। और चूरैन के इतना फौलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिंक जूइस एक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि डिसाइपलों ने वहाँ पर जो वो ग्रास थी उसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर दिया होता है। जिसके बाद अब एक डिसाइपल जो होता है वो फैटी से बोलता है कि क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर क्या रीज़न है कि जो हमारे सेक्ट लीडर है वो यहाँ पर इस जंगली घास को इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठा करवा रहे हैं। जो सुनने के बाद फैटी जो होता है वो उनसे बोलता है कि जो सेक्ट मास्टर थे उन्होंने कहा था कि ये बर्थ एसेंस ग्रास है और इसकी मदद से वे यहाँ पर पीले जो है उन्हें रिफाइन करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते भी बोलता है कि क्या उन्होंने कहा कि वे इस जंगली ग्रास से यहाँ पर पिल को रिफाइन करेंगे, लेकिन अगर उन्हें पिल ही रिफाइन करनी थी तो उन्हें यहाँ पर कोई अच्छी ग्रास जो थी वो ढूंढनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो एक जंगली ग्रास है जो कि हर जगह पर मिल जाती है और मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना कि इस ग्रास की मदद से कोई पिल बनाई गई हो। और अब ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो भी अपने कमरे से बाहर आ जाता है, और लुओ चैन को वहाँ पर देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही उस रिस्पेक्ट के साथ में उसे ग्रीट करते हैं। और जो लुओ चैन होता है वो एल्डर वू के पास में आते हुए उसे पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि अब लिंक जूइस एक्ट के अंदर कितने डिसाइपल जो है वो रह गए। जो सुनते के साथ ही एल्डर वो जो होता है वो किन्नान को बताता है कि इस बैटल के दौरान हमारे 90% डिसाइपल जो है वो सेक्ट को छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा जो इलाइट डिसाइपल थे वो मौजूद थे।
और अगर अभी के टाइम पर जो सेक्ट के इलाइट डिसाइपल है उनकी बात की जाए तो हमारे सेक्ट के अंदर अब केवल इलाइट डिसाइपल जो है उनकी संख्या 300 ही रह गई है। और एल्डर वू की इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो एल्डर वू से बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि यहाँ पर जो भी इलाइट डिसाइपल है उनके कल्टीवेशन का लेवल क्या है। जो सुनने के बाद एल्डर वो जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि हमारे सेक्ट के अंदर जो इलाइट डिसाइपल थे वैसे तो उन सभी के कल्टीवेशन लेवल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि उनमें से आधे से ज़्यादा डिसाइपल जो है वो जा चुके हैं। और अभी के टाइम पर जितने भी इलाइट डिसाइपल हमारे सेक्ट के अंदर मौजूद है वे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उनकी कल्टीवेशन या फिर स्ट्रेंथ जो है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। और अभी के टाइम पर सबसे पावरफुल डिसाइपल जो मौजूद है वो लॉन्ग चैन है, जिसकी अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये फैटल रेजुवेशन के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है। और अगर बाकी के डिसाइपल जो है उनकी बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर जो डिसाइपल मौजूद है उनकी कल्टीवेशन जो है वो क्यूआई कल्टीवेशन रियलम के 6th या फिर 7th लेवल पर ही है। और लॉन्ग चैन से अलग कोई भी डिसाइपल ऐसा सेक्ट के अंदर मौजूद नहीं है जो कि फैटल रेजुवेशन रियलम पर ब्रेक थ्रू किया हो। जो शंकर आपकी नाम जो होता है वो कल्टीवेशन के लेवलों को बताते हुए बोलता है कि सबसे पहले क्यूआई क्रिएशन रियलम आता है, फिर फैटल रेजुवेशन रियलम आता है, उसके बाद में फिर डाउ रियलम आता है और उसके बाद में ओवरलोड रियलम आता है। अगर पास्ट के और अब के अगर कल्टीवेशन लेवलों की बात की जाए तो यहाँ पर जो पास्ट में कल्टीवेशन के लेवल हुआ करते थे आज भी कल्टीवेशन के लेवल वही के वही है और उन्हें सेम उसी तरह से डिवाइड किया गया है। और लुओ चैन की इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो लुओ चैन के पास में आते हुए उसे पूछता है कि सेक्ट लीडर, आप क्या सच में यहाँ पर पिलो को रिफाइन करने वाले हो और क्या आप सच में जानते हो कि पिलो को रिफाइन कैसे किया जाता है। क्योंकि अगर अभी के टाइम पर एल्केमिस्ट की बात की जाए तो जो एल्केमिस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और हमारे लिंक जूई सेक्ट के अंदर एक भी सिंगल एल्केमिस्ट मौजूद नहीं है जो कि पिल को रिफाइन कर सकता हो। तो क्या आप सच में यहाँ पर जो पिले हैं उन्हें रिफाइन कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो सभी लोगों को बताता है कि अगले कुछ दिनों में मैं यहाँ पर जो फैटल रिबर्थ पिल है उसे रिफाइन करने वाला हूँ और उस पिल को खाने के बाद अगले 10 दिनों के अंदर तुम्हारी कल्टीवेशन के लेवल जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ेंगे। और ये चीज़ मैं यहाँ पर गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि जितने भी डिसाइपल यहाँ पर मौजूद है कि उन सभी की कल्टीवेशन को मैं फैटल रेजुवेशन रियलम तक पहुँचा दूँगा। और अब फैटल रेजुवेशन का नाम सुनते के साथ ही तो हम देख पाते हैं कि सभी के सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनके मुंह भी खुले के खुले ही रह जाते हैं। जिसके बाद अब एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि क्या जो सेक्ट लीडर है वो हमारे साथ में मजाक कर रहे हैं। तभी दूसरा डिसाइपल बोलता है कि मानना पड़ेगा सेक्ट लीडर जो है वो काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हैं। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ये चीज़ तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है क्योंकि जो सेक्ट लीडर है वो यहाँ पर कल्टीवेशन को केवल फैटल रेजुवेशन रियलम तक ही नहीं पहुँचा रहे बल्कि वो इस चीज़ को 10 दिनों में करने के बारे में बोल रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर उन डिसाइपलों की बात की जाए जिनके पास में हाई लेवल की क्वालिफिकेशन होती है वो भी केवल 10 दिनों के अंदर ही यहाँ पर 5 लेवलों को पार कर फैटल रेजुवेशन पर नहीं जा सकते। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि बस तुम लोग इंतज़ार करो और देखते जाओ। और इतना बोलकर अब जो वो चैन होता है वो एल्डरों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए उन एल्डरों से बोलता है कि मेरे माइंड के अंदर एक डाउट है जिसके बारे में मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। जो सुनकर एल्डर वो जो होता है वो चैन से बोलता है कि प्लीज़ आपको जो भी कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि जो लिंग जो सेक्ट है उसके अंदर 3 फॉरबिडन पैलेस है जिनमें से मैं 2 जगह के अंदर जा चुका हूँ, जिनमें से पहला है वुड फॉरेस्ट और दूसरा है डेथ ब्रिज। और जो तीसरा पैलेस है उसके ऊपर मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि जो तीसरा पैलेस है वहाँ पर सेक्ट के जो टैलेंटेड डिसाइपल है वो ट्रेनिंग कर रही है जो कि इतने टैलेंटेड है कि उन्हें सेक्ट का चीफ डिसाइपल जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन मैं तुम लोगों से एक चीज़ जो है वो जानना चाहता हूँ कि क्या वे लोग जो है वो बस अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ही वहाँ पर ध्यान दे रहे हैं, क्या उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर सेक्ट के अंदर क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो एल्डर वो होता है वो चैन को बताता है कि इन लोगों की अगर यहाँ पर टैलेंट की बात की जाए तो वे यूं की तरह ही टैलेंटेड लोग हैं जिन्हें की सेक्ट के लिए 100 साल पहले जो था वो चूज़ किया गया था और सेक्ट ने उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा खर्चा भी किया होता रिसोर्सेज का, क्योंकि उन्हें लगता था कि यहाँ पर वे लोग जो है वो किंग डाउरी आलम के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी को यकीन था कि वे हमारे सेक्ट की जो खोई हुई ग्लोरी है उसे वापस लेकर आ सकते हैं। जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि अगर सेक्ट के ऊपर कोई भी खतरा आता है या किसी प्रकार का डिजास्टर आता है तो क्या वे लोग यहाँ पर मदद करने नहीं आएंगे। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि सेक्ट लीडर, लगता है कि आप इस बारे में नहीं जानते हो कि जो सीक्रेट रियलम है उसके अंदर एक बार जाने के बाद आप 100 सालों तक वहाँ पर रहकर कल्टीवेट कर सकते हो।
और वहाँ पर जो कल्टीवेशन की स्पीड होती है वो यहाँ के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन जो है वो एक बार उस सीक्रेट रियलम के अंदर से बाहर आ जाता है तो वो दोबारा उसके अंदर नहीं जा पाएगा। इसीलिए वे लोग जो है वो उस जगह से कभी भी बाहर नहीं आते, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे एक बार बाहर निकल गए तो वे दोबारा अंदर नहीं जा पाएंगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि उन लोगों को यहाँ पर बस अपनी कल्टीवेशन से मतलब है, उन्हें सेट के ख़त्म हो जाने या डिस्ट्रॉय हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उनका जो दिल है वो पता नहीं कब का बदल चुका है और जो उनकी ब्लेसिंग थी वो अब सेट के लिए डिजास्टर बन चुकी है। और लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद जो एल्डर वो और ग्रेट एल्डर होते हैं वो दोनों वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते, लेकिन वे जानते थे कि जो लुओ चैन है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो लिंग जो साइड का जो पिल पवेलियन होता है उसके अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद एल्डर वो जो होता है वो लुओ चैन को बताता है कि ये हमारे लिंग जो साइड का पिल पवेलियन है, जिसे कि बहुत ही लंबे टाइम पहले यहाँ पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से हमारे लिंग जो साइड के अंदर जो है वो कोई भी पर्सनल कमी के आर्ट को नहीं जानता है, तो इसीलिए पिल पवेलियन का कोई भी काम नहीं रह गया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो स्पिल पवेलियन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद वो फर्नेस को देखते हुए बोलता है कि चलो ये अच्छी बात है कि ये फर्नेस अभी भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इस फर्नेस की मदद से यहाँ पर पिल को रिफाइन करने में केवल आधी मेहनत की ही ज़रूरत पड़ेगी। और इतना बोलकर जो लुओ चैन होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो अब यहाँ से जा सकते हो, और लॉन्ग चैन तुम यहीं पर ही रुक कर मेरी मदद करो पिल को रिफाइन करने में। जो सुनकर लॉन्ग चैन जो होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, और वो सरप्राइज होते हुए जो लोग वो चैन होता है उसे बोलता है कि पैर ट्रीज में तो जानता ही नहीं हूँ कि जो पिलो होती है उन्हें रिफाइन कैसे किया जाता है, तो क्या सच में मैं आपकी यहाँ पर मदद जो है वो कर पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर जो फायर है उसे जन्म देना होगा। जो सुनकर लॉन्ग चैन जो होता है उस बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर मैं आखिर फायर को जन्म कैसे दे सकता हूँ, मैं तो एक लड़का हूँ। और लॉन्ग चैन के इतना बोलते ही लुओ चैन जो होता है वो अपनी फिंगर को फाइनेस के ऊपर टच करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि फाइनेस के अंदर से एकदम से बहुत ही ज़्यादा धुआं निकलता है। और उस धुएं को देखने के बाद जो लॉन्ग चैन होता है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलता है कि जैसे ही आपने इस फर्नेस को टच किया तो इसके अंदर से मुझे एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरा जो है वो निकलता हुआ महसूस हुआ। आखिर ये ओरा कौन सा था। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो लोग वो चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आज से हज़ारों साल पहले मैं और जो जेड एम्परर थे वो इस फाइनेस का यूज़ किया करते थे हेवनली पिलो को रिफाइन करने के लिए। और अगर बात की जाए इस फाइनेस की तो ये फाइनेस जो है उसे यहाँ पर हेवनली फाइनेस भी कहा जाता है, जिसे कि डिवाइन आयरन के द्वारा बनाया गया था। और जो जेड एम्परर था उसने डेसोलेट इमोर्टल लैंड के अंदर जाने से पहले अपना जो ओरा था वो इस फाइनेस के अंदर छोड़ा था, और यही कारण है कि इस फाइनेस के अंदर बनने वाली पिल जो है उसकी क्वालिटी अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन नॉर्मल कल्टीवेटरों के लिए इस ओरा को सेंस कर पाना पूरी तरह से मुश्किल होता है, इसीलिए वे इसका फ़ायदा जो है वो नहीं उठा पाते। और जो लॉन्ग चैन है उसके अंदर हेवन और अर्थ की एनर्जी है, क्योंकि वो यिंग लॉन्ग का डिसेंडेंट है, तो इसीलिए वो यहाँ पर इस ओरा को महसूस कर पा रहा है। और इतना सोचकर अब जो लुओ चैन होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि ठीक है इसके अंदर जाओ। जो सुनने के बाद लॉन्ग चैन जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो लुओ चैन से बोलता है कि पैट्रिज आप मुझे किसके अंदर जाने के लिए बोल रहे हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो ये फर्नेस है इसके अंदर जाओ। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, और वो घबराते हुए लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर आप मुझे यहाँ पर इस फाइनेंस के अंदर क्यों भेज रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे भी पिलो के साथ में रिफाइन करना चाहते हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो लॉन्ग चैन से बोलता है कि बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो और जल्दी से इस फाइनेंस के अंदर जाओ, क्योंकि इससे यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ग्रेट बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग चैन जो होता है वो भी तैयार हो जाता है फर्नेस के अंदर जाने के लिए, और फर्नेस में जाने से पहले वो लुओ चैन से बोलता है सेक्ट लीडर क्या प्लीज़ आप मुझे एक बार ये नहीं बता सकते हो कि आखिर आप मुझे इस फाइनेंस के अंदर जो है वो क्यों भेज रहे हो, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो वो चैन होता है वो फाइनेंस के ढक्कन को अपनी पावर से कंट्रोल करते हुए जो लॉन्ग चैन होता है सीधे उसके ऊपर देकर मारता है, जिस कारण वो भी अब फाइनेंस के अंदर कैद हो जाता है। जिसके बाद अब लुओ चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पिल को रिफाइन करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है फायर, और इसीलिए मैंने जो लॉन्ग चैन है उसे इसके अंदर भेजा है ताकि ये अपनी ड्रैगन ट्राइब की जो है ओनली फायर है उसे ट्रिगर कर पाए। और उसके इतना सोचने के साथ ही हम देख पाते हैं कि फायरनेस जो होता है वो अंदर से जलने लगता है, जिसे देखने के बाद जो लॉन्ग चैन होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर ये तो काफ़ी ज़्यादा हॉट है, मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ।
जो सुनकर लो चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम इसके अंदर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन होता है वो अपनी फायर को और भी उस फर्नेस के अंदर डालने लगता है। और फर्नेस के अंदर डालते हुए बोलता है कि ठीक है अब बताओ अब तुम्हें कैसा लग रहा है। और अब लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।